साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। ये एपिसोड आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम सब नाटक पर बात करेंगे। नाटक में भी एक बहुत विशेष प्रकार का नाटक है, इस पर बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि कुछ नाटक ऐसे हैं जो आपके यहाँ पाठ्यक्रम में हैं और पाठ्यक्रम में नहीं भी है, फिर भी उनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो उसमें से एक नाटक है जिसको आज हम सब पढ़ेंगे। नाटक का नाम है अंधेर नगरी। ठीक है, अंधेर नगरी एक ऐसा नाटक है जो मुहावरे के रूप में भी प्रसिद्ध है और हम लोग इसमें कभी बातचीत करते हैं तो इस तरह की बात होती रहती है, क्या अंधेर नगरी मची हुई है, अरे यार इन्होंने तो पूरा अंधेर नगरी मचा रखा है। इस प्रकार का जो वृत्तांत है वो आप देखते हैं कि आपको देखने के लिए, सुनने के लिए हमेशा मिलता रहता है। तो चलिए, आज का जो ये हमारा एपिसोड है वो इसी पर आधारित है। नाटक वाली विधा पर हम लोग बात करेंगे और नाटक में भी आज हम एक विशेष प्रकार के नाटक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है अंधेर नगरी। ठीक है, नाटक का नाम क्या है? अंधेर नगरी। दरअसल वॉलीबॉल खेलते समय मेरे उंगली में चोट लग गई है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई, बहुत ज़्यादा दर्द भी है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैं लिख नहीं पाऊंगा। प्रयास करूंगा कि ज़्यादातर चीज़ें आपको लिख कर ही बताऊं, लेकिन थोड़ा सा पेन है जिसकी वजह से हो सकता है कि मैं उतना अच्छा न लिख पाऊं, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। और प्रयास ये कर रहा हूं कि पीडीएफ को लगाकर बढ़िया से आपको दिखाकर पढ़ाऊं, क्योंकि इतना भागम भाग का जीवन हो गया है कि लोग शॉर्टकट के चक्कर में जी रहे हैं और वो पढ़ते ही नहीं हैं। तो यहां पर आज मैं आपको ये नाटक पढ़ाऊंगा और इस नाटक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत अंधेर नगरी नाटक। ठीक है, इस नाटक का नाम क्या है? अंधेर नगरी है। देखिए, नाटक की बात करें तो नाटक को हम दो भाग में बांट देते हैं, किसके रूप में? रूपक और उपरूपक के रूप में। ठीक है, तो यहां पर जो हम अंधेर नगरी पढ़ेंगे, सबसे पहले तो ये जान ले किस प्रकार का नाटक है और हम इसे किस कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सभी नाटक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे इन्होंने प्रहसन भी लिखा है, प्रहसन लिखा है, प्रहसन का मतलब है कि जिसमें हास्य हो, जैसे वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, तो उनका क्या है? प्रहसन है। वैसे उसी प्रकार का एक नाटक है अंधेर नगरी, और अंधेर नगरी किस प्रकार का है? प्रहसन है। और ये कब लिखा गया था? 1881 में लिखा गया था। इसकी लेखन की डेट भी आप सबको याद रखना है कि ये कब लिखा गया था, तो 1881 में लिखा गया था। अब चाहे टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, अंधेर नगरी से प्रश्न पूछा जाएगा, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी, कहीं से भी देख लीजिए तो इससे प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, लेकिन हम सब केवल शॉर्टकट के चक्कर में इसको पढ़ते नहीं है। तो चलिए, आज संडे का समय है, हम लोग एक रचना को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इस नाटक को पढ़ना, और इसके बाद जैसे इसको हम पढ़ा लेंगे, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नाटक की शुरुआत कहां से होती है? एक चीज हमको एकदम से याद रखना है कि इसमें कितने अंक हैं, क्योंकि यह भी आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या है? प्रथम अंक। और यहां भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम अंक जो है इसमें क्या है, यानी प्रथम अंक में कहां है, क्या मिलता है, द्वितीय अंक में क्या मिलता है, तृतीय अंक में क्या मिलता है, यह सब आपको मालूम होना चाहिए। यानी प्रथम अंक की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? बाह्य प्रांत से होती है। जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम अंक में क्या है, तो आप यहीं पे ध्यान रखिएगा कि प्रथम अंक में क्या है? प्रथम अंक में बाह्य प्रांत से शुरुआत होती है। और कहां से शुरुआत होती है? महंत जी के दो चेलों के साथ गाते हुए। यह भी पूछा जाता है कि इस नाटक की शुरुआत कहां से होती है, तो महंत जी के दो चेलों के साथ गाते हुए यहां शुरुआत होती है। पूछा जाता है कि जो गाना है वह क्या है, वह गाना क्या है जिससे इस नाटक की शुरुआत होती है, तो यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। गाना क्या है जो दो महंत गाते हुए आते हैं? क्या है? राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गनिका तर गई, राम के भजे से गीध गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सब ही नसाई, राम के नाम से दोनों नयन, बिनु सूरदास भय कवि कुलराई, नाम भजो, राम के नाम से घास जंगल की, तुलसी भय भज रघुराई, नाम भजो। अब यहां पर अब ये भी पूछा जाता है कि किसने ये गाना गाया था, यानी किसने इसको गाया था। तो आप इसको थोड़ा सा बैक करके देखिए, तो यहां पर सब, यानी जो चेले रहते हैं, जो गुरु रहते हैं, वो मिलकर इस गाने को गाते हैं। और किस अंक में यह भी आपसे पूछा जाएगा, तो इसको भी आपको याद रखना है।
फिर यहां पूछता है कि महंत उसके बाद क्या कहते हैं। महंत क्या कहते हैं, बच्चा नारायण दास या नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे और क्या। फिर उसके बाद क्या होता है, ये पहला पेज आपका समाप्त होता है। दूसरे पेज में जब चलते हैं, पहले ही ये भाग है, पहले भाग में जो दूसरा पेज है वहां पर कहां शुरुआत होती है, तो सबसे पहले जो कथन आता है साथियों यहां पर, वो आता है नारायण दास का। नारायण दास का कथन आता है। नारायण दास क्या कहते हैं, गुरुजी महाराज नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत क्या कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास तू पूरब की ओर जाएगा, देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री सालग्राम जी का भोल बाल भोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूं, यहां के लोग तो बड़े मालवार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत बहुत लोभ मत करना, देखना हां लोभ पाप का मूल है, लोभ मिलावट मान मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान गाते हुए सब चले जाते। तो महंत जो है ये कथन कहता है। तो कई बार यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है क्या, कि बहुत लोभ मत करना, देखना हां लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। ये पूछा जाता है कि कथन किसके द्वारा कहा गया, तो ये महंत के द्वारा ये कथन कहता है और सब गाते हुए चले जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, यहां से दूसरा अंक की शुरुआत हो जाती है, यानी कि पहले अंक में सब गाते हुए चले जाते हैं और कहते हैं लोभ मत करना बेटा, और यहां से दूसरे अंक की शुरुआत होती है। तो यहां आपको याद रखना है कि दूसरा अंक जो है उसकी शुरुआत कहां से होती है। तो पहला अंक जो था वो बाह्य प्रांत से शुरुआत हुई थी, और दूसरे अंक की शुरुआत कहां से हो रही है, यह स्थान बाजार है, यानी प्लेस भी पूछा जाता है कि किस अंक में किस स्थान से उसकी शुरुआत की गई है। तो दूसरे की शुरुआत कहां से हो रही है, बाजार से हो रही है, और बाजार में सबसे पहले किसका कथन आता है, यहां पर सबका अलग अलग कथन ध्यान रखिएगा, तो बेचने वाले हैं सबका अपना अलग अलग कथन है। जैसे क्या है, कबाब वाला, कबाब वाला क्या कर रहा है, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार 84 मसाला 72 आंच का, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार खाए सो होंठ चाटे ना खाए सो जीभ काटे, कबाब लो कबाब का ढेर 20 टके शेर। ठीक है, अब ये इस तरह से मैं बोल रहा हूं, अब लेकिन बाजार में कैसे बोला जा रहा होगा, ये कबाब गर्मा गर्म मसालेदार 84 मसाला 72 आंच का कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होठ चाटे न खाए सो जीभ काटे, कबाब लो ये कबाब का ढेर 20 टके शेर, कबाब का ढेर 20 टके शेर, लो कबाब। इस तरह से कबाब वाला बेच रहा होगा। ठीक है, अब क्या होता है, फिर इसके बाद आ जाता है आपका घासीराम। घासीराम क्या कर रहा है, अब देखिए बाजार का मामला है, बाजार का माहौल है, तो स्वाभाविक है कि सभी लोग उसी धुन में ही बात करेंगे, बाजार की अपनी एक अलग भाषा होती है। ठीक है, अब घासीराम किस तरह बोलेगा, कहेगा चनी जोर गरम चने बनावे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले बाबू खाने को मुंह खोले, चना खावे तो की मैना बोले अच्छा बना चबैना, बना चबैना, चना खाए गफूरन मुन्नी बोले और नहीं कुछ सुनना, चना खाते सब बंगाली जिनकी धोती ढीली ढाली। अब यहां पर ये किसका कथन हो जाता है, चने वाले का हो जाता है जो चना जोर गजम बेच रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या रहा है, इसके बाद ये हो जाता है चना खाते मियां जुलाहे दाढ़ी हिलावत गाहे बगाहे। अब चना कौन कौन खाता है, ये चना बेचने वाला बता दे रहा है, महिमा मंडन कर रहा है लोगों का। फिर क्या कह रहा है, चना हकीम सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते, चना जोर गरम टके शेर। अब यहां से एक प्रश्न बन गया आपका, ध्यान रखिएगा कि ये क्या कह रहा है कि चना हकीम सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते। टिकस का मतलब यहां पर क्या है कि टैक्स लगाते। उस समय भारत में टैक्सेशन सिस्टम बहुत घातक था, आज भी टैक्सेशन सिस्टम पे बहुत सारी उंगलियां उठती हैं। उस समय क्या था, टैक्सेशन सिस्टम बहुत खराब था, हर चीज पे टैक्स लगा दिया जा रहा था। अभी तो भारत की स्थिति यह हो गई है कि अगर कोई मर जाएगा तो उसके अंतिम संस्कार पर भी टैक्स लगाया जाएगा। आदमी मरने से भी डरेगा कि यार जीते जी तो टैक्स दे दिया, मरने पे भी टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है कि चने पर गाना गाते हुए टैक्स सिस्टम की बात करता है। ठीक है, फिर क्या कहता है, नारंगी वाला आ जाता है। अब नारंगी वाला भी अपनी बात को कैसे कहता है उसको देखते हैं। नारंगी वाला क्या कहता है,
नारंगी ले नारंगी सिलहट की नारंगी, बुटवल की नारंगी, राम बाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, भाई नींबू से नारंगी, मैं तो पी के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नारागी रे नारंगी, कमल नींबू मीठा नींबू, रंग तरा सतरंगा, दोनों हाथों में लो नहीं पीछे हाथी मलते रहोगे, नारंगी ले नारंगी टके सिर नारंगी। अब यहां पर पहला कोटेशन आ जाता है कि भैया सब कुछ क्या मिलेगा, टके सिर ही मिलेगा। अब हलवाई क्या कह रहा है, हलवाई की अलग अपना भौकाल है। जलेबियां गरम गरम ले सब इमरती, लड्डू गुलाब जामुन खुरमा बुंदिया बर्फी समोसा पेड़ा कचौड़ी दाल मोट पकौड़ी घेवर गुपचुप हलवा ले हलवा, मोहन भोग मोयनदार कचौड़ी कचका हलवा नरम चबका, घी में गरक चीनी में तरातर चाशनी में चबाका, चबचबा ले भूरा का लड्डू। अब इस तरह से क्या कह रहा है वो कहा होगा, लेकिन वास्तव में जलेबी या हलवाई कैसे बेचते हैं उसको देखिए। जलेबी जलेबी गर्मा गर्म जलेबी ले सभी मरती, लड्डू गुलाब जामुन गरम कुमनवा बर्फी समोसा पेड़ा कचौड़ी दालमोट पकौड़ी घेवर गुपचुप। ए भैया हलवा ले हलवा मोहन भोग मोयनदार कचौड़ी कचका। अब देखिए कचाका कह रहा है कि एकदम कचाका कचौड़ी मिलेगी, ऐसी जाएगी मोयमदार से एकदम मतलब मसल दो तो एकदम मिल जाए। तो इस तरह से क्या कर रहा है वो इसका वर्णन कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, जो खाए सो भी पछताए जो ना खाए सो भी पछताए, रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई, जैसे कलकत्ते में बिल्सन मंदिर के भीतर वैसे अंधेर नगरी हम सब समान ताजा, खाजा ले खाजा टके शेर खाजा। अब यहां एक बात और आ गई जिसका प्रश्न आपके यहां बन सकता है, वो क्या है देखिए। यहां कह रहा है कि 36 कौम है कलकत्ते के बिल्सन। देखिए उस समय बिल्सन का जो प्रभाव था बहुत ज्यादा था लोगों के ऊपर। तो बिल्सन क्या करता है, मंदिर के भीतरिये वैसे अंधेर नगरी के हम सब समान ताजा, खाजा ले खाजा टके शेर खाजा। यानी हर एक चीज के बाद में टके शेर जोड़ दिया जा रहा है, ये टेक हो जा रहा है। अब कुजड़िन क्या है, कुजड़िन भी बेच रही है, ले धनिया मेथी सोवा पालक चौराई बथुआ करेमू नोनिया कुल्फा कसारी चना सरसों मरसा ले बैगन लौवा कोहड़ा आलू अरुई बंडा नेनुआ सूरन राम तरोई मुरई ले आदि मिर्चा लहसुन प्याज टिकोरा, ले फालस खिन्नी आम अमरूद नीबुआ मटर हो रहा, जैसे काजी वैसे पाजी रैयत राजी टके शेर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। इस प्रकार से ये जो है अपना कुजड़िन बेच रही है। कुजड़िन के बाद क्या कर रहा है मुगल, मुगल क्या कर रहा है अभी देखिए, मुगल क्या करता है अभी भी आप देखिए। तो जो कश्मीरी हैं या जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो ड्राई फ्रूट्स बेचने आते हैं, तो वो क्या बेच रहा है, बादाम पिस्ते अखरोट अनार बिहाई दाना मुनक्का किशमिश अंजीर अबजोश आलू बुखारा चिलगोजा सेब नाशपाती बिही सरदा अंगूर का पिटारी, हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत कट्टा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया। तो यहां पर यह बात किया जा रहा है किसके द्वारा, वो जो मुगल हैं वो बेच रहे हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, अब सब कुछ तो खा लिया आपने, अब सब खा लिया तो भैया जो खाएं उसको पचाने वाला भी कुछ चाहिए। यहां पर यह पूछा जाता है कि ये जो पचाने वाला है पाचक वाला यह किस में है, पूछा जाता है कि पाचक वाला किस खंड में है या किस सर्ग में, ऐसा कुछ पूछा जाता है। चूरन अलबेल का भारी जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना जिसके खाता श्याम सलोना, चूरन बना मसालेदार जिसमें खट्टे की है बहार, मेरा चूरन जो कोई खाया मुझको छोड़ कहीं ना जाया, हिंदू चूरन इसका नाम विलायत पूरन इसका काम, चूरन जब से हिंद में आया इसका धन बल सभी घटाया, चूरन ऐसा हट्टा कट्टा की नादात सभी का खट्टा, चूरन चला दाल की मंडी इसको खाएगी सब रंडी, चूरन मिले सब जो खावे दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। अब यहां पर चूरन को क्या बताया गया है कि ऐसी दवाई बताया गया है कि जितना भ्रष्टाचार है सब चूरन खाने से खत्म हो जाता, सब पच जाता है। आदमी कहते हैं ना कि यार पाप का धन है कैसे पचाओगे, यानी कि वो बरकत नहीं होगी। तो यहां इसी तरफ तंज करके कहा गया है कि जितना भी इस तरह का माल है वो सब क्या कर रहा है, ये चूरन सब पचा दे रहा है, सब आप गटक सकते हैं। फिर क्या, चूरन नाट कटवा ले खाते, यानी जिसका नाक भी कटा वो भी चूरन खाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हाँ, चूरन सभी महाजन खाते,
जिसमें जमा हजम कर जाते चूरन खाते लाला लोग जिसको अकिल अजीरन रोग चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात चूरन साहेब लोग को खाता, सारा हिंद हजम कर जाता चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते ले चूरन का ढेर 20 टके शेर। मछली वाला क्या कहता है, मछली रे मछली मछरिया 1 टके के बिकाए, लाख टका के बाला जोबन गाहक सब ललचाए, नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंस जाए, बिन पानी मछरी सो बिरहिया मिले बिना अकुलाए। इस तरह से जात वाला क्या कह रहा है, अब यहां पर जात प्रथा को लेकर व्यंग किया गया है, क्योंकि उस समय जो जात प्रथा थी वो बहुत ही ज्यादा थी। कैसी जात प्रथा थी, ब्राह्मण जात ले जात टके शेर में जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण कर दें, टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दे, टके के वास्ते झूठ को सच कर दें। यहां पर भी टके वाली बात हुई। अब यहां फिर अंत में क्या आ रहा है, बनिया की बात आ रही है, यानी सभी जातियां जो उस समय वर्चस्व में थीं उनकी बात की जा रही है। आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके शेर बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है, और सब बेचने वालों की आवाज सुनकर खाने के आनंद में बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। गोवर्धन दास क्यों भाई बनिए, आटा कितने शेर, बनिया टके शेर गोवर्धन दास, और चावल बनिया टके शेर गोवर्धन दास, और चीनी बनिया टके शेर गोवर्धन दास, और घी बनिया टके शेर गोवर्धन दास, सब टके शेर सचमुच, बनिया हां महाराज क्या झूठ बोलूंगा गोवर्धन दास। कुजड़िन के पास आकर क्यों माई भाजी क्या भाव, कुजड़िन बाबा जी टके शेर, नेनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके शेर, अंधेर नगरी। अब इसके बाद क्या होती है, शुरुआत होती है गोवर्धन दास की बात की। यहां एक एक कथन को गौर से देखिएगा, ठीक है, इसी से प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं वो भी दिखाऊंगा। गोवर्धन दास सब भाजी टके शेर, वाह वाह बड़ा आनंद है, यहां सभी चीज टके शेर। हलवाई के पास जाकर क्यों भाई हलवाई मिठाई कितने शेर, हलवाई बाबा जी लड़ुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके शेर गोवर्धन दास, वाह वाह बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं करता, सचमुच सब टके शेर, हाँ हलवाई हाँ बाबा जी सचमुच सब सब टके शेर, इस नगरी की चाल ही यही है, यहां सब चीज टके शेर बिकती है। गोवर्धन दास क्यों बच्चा इस नगर का नाम क्या है, हलवाई अंधेर नगरी गोवर्धन दास, और राजा का नाम, हलवाई चौपट राजा गोवर्धन दास, वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, यही गाता है और आगे निकल जाता है। हलवाई तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो ले दो लो। गोवर्धन दास बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूं, 3.5 शेर मिठाई दे दे, गुरु चेला अब सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलाई मिठाई तौलाता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी गाते हुए निकल जाते हैं। अब यहां पर एक शब्द आया है यवनिका गिरती है, यवनिका का मतलब क्या होता है, पर्दा, ठीक है, पर्दा क्या होता है गिर जाता है, और पर्दे के पीछे के भाग को क्या कहते हैं, नेपथ्य कहते हैं। अब यहां से तीसरे अंक की शुरुआत होती है, किस अंक की शुरुआत होती है, तीसरे अंक की। तीसरे अंक में क्या आता है, तीसरे स्थान की शुरुआत कहां से होती है, यह पूछा जाता है। तो पहला हम लोगों ने देखा था बाह्य था, दूसरा बाजार का दृश्य था, और तीसरा दृश्य किसका है, जंगल का है। क्या है, महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं, दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए गाता है। महंत बच्चा गोवर्धन दास का क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भरी मालूम पड़ती है, गठरी तो भरी मालूम पड़ती है। गोवर्धन बाबा से कहता है महाराज बड़े माल लाया हूं, 3.5 शेर मिठाई। महंत देखूं बच्चा मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलकर देखता, वाह 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 बच्चा इतनी मिठाई कहां से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई। गोवर्धन दास गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहां सब चीजें टके शेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहां टके शेर भाजी और टके शेर खाजा मिलता है। गोवर्धन दास इसका जवाब देता है। क्या गोवर्धन दास जवाब देता है, बहुत मजेदार जवाब देता है। अब यहां देखिए इनको समझ आने चाहिए था लेकिन नहीं समझते। क्या समझते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। महंत तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहां टके शेर भाजी और टके शेर खाजा हो, यानी सस्ता भी मिल रहा है तब भी डरने की जरूरत है। आज लोग का जो अकाउंट चपाचट हो जा रहा है, कैसे हो रहा है, एक ओटीपी आती, कहते भैया आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाएंगे और ओटीपी बता दीजिए, आने के बजाय 1 लाख रुपए चले जाते हैं। तो जब भी लालच और सस्ती बात आती है समझिए उसमें फंसना ही है। तो यहीं पर ये लोग फंस जाते हैं। और उसके बाद क्या आता है, एक दोहा आता है। पूछा जाता है कि ये दोहा किस अंक में आता है, ध्यान रखिएगा। सेत सेत सब एक से जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहु न कीजे बास। कोकिला वायस एक सम पंडित मूर्ख एक। कोकिला और वायस, वायस का मतलब होता है कौआ, कोयल, मतलब जहां पर कोयल और कौवा भी एक ही तरह का है। कोकिला वायस एक सम पंडित
मूर्ख एक इंद्रायण दाढ़ी में विषम जहां न नेक विवेक बसिए ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि जो होए रहिए तो दुख पाइए प्राण दीजिए रोए। सो बच्चा चलो यहां से इसी अंधेरी नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त में मिल जाए तो किस काम की, यहां एक क्षण नहीं रहना, मानी एक भी क्षण नहीं रहना। गोवर्धन कहा कहता है गुरु जी ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है जो दो पैसा पास में रहने ही से मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता है। अब क्या होता है, दरअसल बिहार के जमींदारों के ऊपर, एक जमींदार थे उन्हीं के ऊपर ये व्यंग करते हुए उन्होंने लिखा था, वरंच बाजे बाजे दिन उपास करना पड़ता है सो मैं तो यहीं रहूंगा। महंत देख बच्चा पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास आपकी कृपा से कोई दुख न होगा, मैं तो यही कहता हूं कि आप भी यहीं रहिए महाराज। महंत मैं तो इस नगरी में एक क्षण भी नहीं रहूंगा, देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूं पर इतना कहे जाता हूं कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा, मैं तो फिर भी कहता हूं कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण के साथ चलते हैं, गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। अब देखिए यहां से शुरुआत होती है चौथे अंक की, यानी गुरुजी छोड़कर तीसरे अंक में चले गए, चौथे अंक की शुरुआत होती है। और चौथे अंक में कहां शुरुआत होती है याद रखिएगा, चौथा अंक जो है वो राजसभा का है। यहां से पूछा जाता है कि चौथे अंक का दृश्य क्या है। चौथा अंक की शुरुआत होती है राजसभा से। राजा मंत्री नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। एक सेवक क्या कहता है चिल्लाकर, पान खाइए महाराज। राजा पीनक से चौक के घबराकर उठता है। क्या क्या कहा, सुपन खाई ये महाराज, भागता है मंत्री राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा दुष्ट लुच्चा पाजी नाहक, हमको डरा दिया। मंत्री इसको 100 कोड़े लगे। मंत्री महाराज इसका क्या दोष है, ना तो तमोली पान लगा कर देता और ना यह पुकारता। राजा अच्छा तमोली को 200 कोड़े लगे। मंत्री पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं, सुपनखा को सजा हो। अब वो कह रहा कि भाई जिसके नाम से डरे हैं आप उसको सजा दीजिए, क्यों आप जो है इस तरह से दूसरे को सजा दे रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या हो, राजा घबराकर फिर वही नाम, मंत्री तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाने चाहता है। नौकर नौकर शराब। दूसरा नौकर कहता है ये सुराही में एक गिलास में शराब उलझ कर देता है, लीजिए महाराज पीजिए महाराज। राजा मुंह बनाकर पीता है। और दो नेपथ्य में मतलब पर्दे के पीछे से आवाज आती है, दुहाई दुहाई। कौन चिल्लाता है, पकड़ लाओ। दो नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी दुहाई है महाराज दुहाई है, हमारा न्याय होए। राजा चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहां ऐसा होगा कि जैसा जम के यहां भी ना होगा। बोलो क्या हुआ। फरियादी महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, दुहाई है महाराज न्याय हो। राजा नौकर से कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा राजा कहता है अच्छा ये नई बात बता रहे हो, दीवार नहीं ले जा सकती, अच्छा चलो बताओ। तो कहता है कि राजा अच्छा उसका भाई लड़का दोस्त अशना जो हो उसको पकड़ लो। मंत्री महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। राजा अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लो। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई। मंत्री बरकी नहीं महाराज बकरी। राजा हाँ हाँ बकरी क्यों मर गई, बोल नहीं अभी फांसी देता हूं। कल्लू महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा अच्छा इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। क्यों बे कारीगर इसकी बकरी किस तरह मर गई। कारीगर महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं है, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं 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 निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ लाया जाता है। क्यों बे खैर सोपाड़ी चूने वाले इसकी कुबरी कैसे मर गई। चूने वाला क्या कहता है यहां देखिए। चूने वाला कहता है महाराज मेरा खुद दोस्त नहीं है, भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया तो कमजोर हो गया होगा। राजा अच्छा चुन्नी लाल को निकालो, भिस्ती को पकड़ लाओ। चूने वाला निकाला जाता है, भिस्ती लाया जाता है। क्यों बे भिस्ती गंगा जमुना की किस्ती इतनी पानी क्यों दिया, इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई। भिस्ती महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। मशक का मतलब है कि जो जिसमें पानी भरा जाता है, एक बर्तन आप समझ सकते हैं जो कि
चमड़े का बनाया जाता है। राजा, अच्छा कसाई को लाओ, भिस्ती निकालो। लोग भिस्ती को निकालते और कसाई को ले आते हैं। क्यों बे कसाई, मसक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई? कसाई, महाराज गडेरिये ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मसक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गडेरिये को ले आओ। कसाई निकाला जाता है, गडेरिया आता है। क्यों बे ऊख पौंडे के गडेरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई? गडेरिये, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया और मेरा कुछ कसूर नहीं है। राजा, अब राजा देखिए घूम फिर के बात कहां रही है, राज दरबार तक पहुंच रही है। राजा, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को भी सरब मुहर पकड़ लाओ। गडेरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ाता है। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसे धूम से क्यों निकाली? गडेरिया ने घबराकर बड़ी भेड़ बेची जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। अब यहां देखो, जिससे ये उल्टा हो गया, मतलब राजा इतना बकलोल है कि क्या बोल रहा उसको समझ ही नहीं आ रहा। कह रहा है कि क्यों बे, गडेरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेची जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। कोतवाल, महाराज मैं तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जा रहा था। मंत्री, आप ही आप, ये तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा न हो कि बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे कोतवाल से। यह नहीं तुमने ऐसे धूमधाम सवारी क्यों निकाला? राजा, हाँ हाँ, यह नहीं तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला कि उसकी बकरी दबी? कोतवाल, महाराज महाराज। राजा, कुछ नहीं, महाराज महाराज ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो, दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। फिर यवनिका गिरती, यानी कि पर्दा गिर जाता है। अब यहां से 5वां अंक शुरू होता है। देखिए यहां से पूछा जाता है कि जो 5वां अंक है इसकी शुरुआत कैसे होती है और स्थान कहां पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो 5वां अंक है इसका स्थान है अरण्य, ध्यान रखिएगा, अरण्य इसका 5वां स्थान है। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं और राग कौन सा, यह भी पूछा जाता है, तो राग कौन सा है? यहां पर काफी राग है। ठीक है, अब अंधेर नगरी का जो राग है और गीत जो है यहां पर गाया जा रहा है। क्या गीत गाया जा रहा है इसको भी देखिए, फरमाते हैं। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। नीच ऊंच सब कहीं ऐसे, जैसे भड़ुए पंडित तैसे। कुल मर्जाद न मान बड़ाई, सब एक से लोग लुगाई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। बेश्या जोरू एक समाना, बकरी गयु एक करी जाना। साचे मरे मारे डोले, छली दुष्ट चढ़ी चढ़ी बोले। प्रगट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राजसभा पल भारी। साच कहें तो पनही खावे, झूठे बहुविध पदवी पावे। सच कह दो पनही खाओगे, और अगर झूठ बोल दिए तो तुमको पद मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यह भी पूछा जाता है कि ये जो गीत है ये किस जगह पर है। तो राग काफी में ये गीत है, कहां पर है? तो ये 5वें अंक में है। छलियन के एका के आगे, लाख कहो एक नहीं लागे। भीतर होय मलिन को कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो। धर्म धर्म एक दर्शाई, राजा करे सो न्याय सदाई। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करे अमले रुपया दे। अंधाधुंध मचो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा। तो एक पंक्ति ये यहां से कई बार पूछी गई है। क्या है कि अंधाधुंध मचो सब देशा, मनहु राजा रहत विदेशा। ये पूछा जाता है कि ये पंक्ति जो है ये कहां से ली गई है। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। गोद्विज श्रुति आदर नहीं होई, मनहु नृपति विधर्मी कोई। ऊंच नीच सबे कहीं सारा, मानव ब्रह्मा ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। और सब बढ़िया। महाराज जी क्या करते हैं, बैठ के मिठाई खाते रहते हैं और वहीं का ये दृश्य है। गुरुजी ने हमको नाहक यहां रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकार में थोड़ी कोई है, कुछ डर है, रोज मिठाई चा बना, मजे में आनंद से राम भजन करना है, कोनो दिक्कत नहीं। अब क्या है, ये मिठाई खा रहे थे और उधर से यहीं से खेला चालू हो जाता है। क्या खेला चालू होता है वो देखिएगा। मिठाई खाता है, 4 प्यादे 4 ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुठाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर, हैं ये आफत कहां से आ गई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझको पकड़े हो? हैं? पहला प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? दूसरा प्यादा,
आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी? यह कहां का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। पहला प्यादा, जब सूली चढ़ा लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चलें? गोवर्धन दास, अरे बाबा, क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो? भगवान के यहां क्या जवाब दोगे? पहला प्यादा, भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। गोवर्धन दास, तब भी बाबा बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? अब यहां पहला प्यादा बात कर रहा है। पहला प्यादा जो बात कर रहा है वहीं से शुरू करते हैं। बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ। जब फांसी देने के लिए उसको ले गया तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया कि इस हुक्म पर कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूर है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे दें। गोवर्धन दास, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता तो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हैं? पहला प्यादा, इसमें दो बात है। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, और दूसरी ओर किसी को पकड़ो तो वह न जाने क्या क्या बात बनावे है। हम ही लोगों के सिर कहीं ना कहीं घर आए हैं। और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं तो नाहक मारा जाता हूं, अरे यहां बड़ा ही अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज कहां मैंने न माना उसका फल मुझको भोगना पड़ा है, गुरुजी कहां हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूं गुरुजी, गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है और प्यादे उसको पकड़कर ले जाते हैं और ये वनिका गिरती है। और यहीं से शुरुआत होती है छठे अंक की। छठे अंक की जो शुरुआत होती है, यहां ध्यान रखना है कि इसका स्थान कहां पर है, यह बहुत महत्व। इसका स्थान है आपके शमशान का। पांचवां अंक कहां का था? अरण्य का। छठवां शमशान का। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का यहां से प्रवेश हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर कोई फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय। रोता है और छुड़ाने का यत्न करता है। पहला सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है? चुप रह। गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में न रहना चाहिए, यह मैंने न सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है, तब बचने की कौन आशा है? अरे इस नगरी का ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर को बचावे। गुरुजी कहां हो? बचाओ बचाओ गुरुजी। इस प्रकार से जो है वो चिल्लाते हैं, रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरु, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह दशा ऐसे कैसे? गोवर्धन दास यहां पर आ जाते हैं। चलिए, गोवर्धन दास गुरु को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। गुरु, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है, तैने मेरे कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का फल मिला। आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा करे, आप ही का हूं, आपके सिवा और कोई नहीं है। पैर पकड़कर रोता है। गुरु, कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है, बहुत चढ़ाकर सिपाहियों से। सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है, तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना न मानोगे तुम्हारा भला न होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उसको उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रकट, तब गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। गुरु, नहीं बच्चा, तुझको नहीं चढ़ने देंगे। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, हम फांसी पड़ेंगे। गुरु, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भय, हमको जाने दे। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित हो जाते हैं। अब यहां पर कहानी और आगे बढ़ती है। दूसरा सिपाही कहता है, भाई क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते, यह कैसा गड़बड़ है, गुबड़ा है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है?
पहला सिपाही, महाराज चेला कहता है कि मैं फांसी पढ़ूंगा, गुरु कहता मैं पढ़ूंगा, मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो काहे को आप फांसी चढ़ते हैं? गुरु, राजा इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के आछत और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। गुरु, जहां न धर्म न बुद्धि नहीं नीति सुजन समाज, तय ऐसे ही आप ही नसई जैसे चौपट राजा। राजा को लूट टिकटी पर खड़ा करते हैं। अब यहां पर यह पंक्ति भी पूछी जाती है कि यह किसके द्वारा कही गई और कहां, किस अंक में? तो सबसे अंतिम अंक में यह पंक्ति मिलती है, जहां न धर्म न बुद्धि नहीं नीति सुजन समाज, ते ऐसे ही आप ही नसई जैसे चौपट राजा। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी का जो ये सत्य प्रकाश मिश्र हैं जिन्होंने इसके विषय में लिखा था, तो कई बार जो भूमिका होती है उससे ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो भूमिका एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। यह नाटक इस अर्थ से समकालीन नाटक है कि किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। रंगकर्मी और कुशल निर्देशन इस नाटक में बहुत कुछ समावेश कर सकने की क्षमता का इस्तेमाल करके अपनी समय की समस्याओं को रेखांकित करते हुए उसका उत्तर खोज सकते हैं। तो ये जो नाटक है भाई, मेहनत तो बहुत ज्यादा लगी इसको पढ़ाने में, लेकिन आपको भी इस नाटक को पढ़ के आनंद आया होगा। बहुत दिन पहले आप लोगों ने इस नाटक को पढ़ा रहा होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि संधेर नगरी से किस तरह का प्रश्न बनता है। चलिए देखिए, उन्होंने क्या किया था, कुछ सामाजिक नाटक लिखे थे। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो उनके जो सामाजिक नाटक हैं, देखिए मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरी राइटिंग आज बिल्कुल नहीं बनेगी क्योंकि उंगली में चोट लगी है और बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, तो दर्द कर रही है, लिखने में भी दिक्कत है। तो सामाजिक नाटकों में इनके कौन कौन से नाटक है? अंधेर नगरी नाटक जो हम लोगों ने 1881 में पढ़ा, प्रेम योगिनी नाटक और वैदिक हिंसा न भवति। ये इनके जो नाटक हैं, ये किस तरह का नाटक है? तो इनका सामाजिक नाटक। अभी हम लोग जो नाटक पढ़ रहे थे वो सामाजिक नाटक ही था। तो ये जो नाटक है, ये बिहार का एक जमींदार था, मतलब राजा और जमींदार के बीच की स्थिति थी, जिसको लक्ष्य करके भारतेंदु जी ने यह नाटक लिखा था। ठीक है। अंधेर नगरी क्या है कि इसमें 6 अंक हैं। नाटक के पात्र कौन से हैं? गोवर्धन दास, नारायण दास, चौपट राजा, कुजड़ीन, हलवाई, घासीराम, फरियादी, कल्लू बनिया, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया और कोतवाल है। अब यहां पर एक नशेबाज, निकम्मा, राजवाड़ा था बिहार का। राजवाड़ा कहां का था? बिहार का था। उसको केंद्र में रखकर यह रचना भारतेंदु जी ने लिखी थी। अब यह भी ध्यान रखना है कि इस नाटक को उन्होंने केवल एक रात में ही पूर्ण कर लिया था, यानी इस पूरे नाटक को उन्होंने एक रात में पूर्ण कर लिया था। ठीक है। और यहां पर नागरे, ये जो भी पूरी कहानी है, इसमें से मैंने आपको अंक भी सभी बता दिया। महत्वपूर्ण कथन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। कथन कैसे पूछा जाएगा कि कहां से कौन सा कथन लिया गया है? जैसे बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। यह जो कथन है यह किस अंक से लिया गया है? तो यह कथन आप देखें तो हम लोगों ने इसको प्रथम अंक में ही देखा था। ठीक है। तो लगभग जो भी बात थी हम लोगों ने इस नाटक के विषय में देख लिया है। अब कुछ जो फैक्ट्स हैं उसको मैं आपको यहां याद करा देता हूं इनके नाटकों से संबंधित।
ठीक है, तो चलिए इनके नाटकों को लिखते हैं। पहला नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। इनके मौलिक और अनूदित नाटक जो हैं वो भी आपको मैं बता देता हूं। विषस्य विषमोषधम, विषस्य विषमोषधम, ये 1873 का है, ये 1876 का है। प्रेम जोगनी, यह आपका 1875 का है। चंद्रावली, चंद्रावली जो है यह भी 1873 की रचना है। भारत भारत दुर्दशा, ये रचना 1880 की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नील देवी, अंधेर नगरी। अब नील देवी जो है 1881 की है और अंधेर नगरी भी 1881 की है। और फिर क्या आता है, सती प्रताप, ये जो रचना है। अब यहां पर इन सभी रचनाओं का हमें क्या मालूम होना चाहिए, ये मौलिक हैं या अनुदित हैं। ठीक है, अब इन सभी रचनाओं का ट्रिक देखिए, अगर आप ट्रिक्स इसको याद करते हैं तो भूल जाएगा निश्चित तौर पर। मैं आपको इमेजिनेशन पावर के तरीके से इन रचनाओं को याद कराऊंगा कि किस तरह की रचना है। देखिए, ये रचनाएं किस प्रकार की हैं, सभी रचनाएं आपकी मौलिक हैं। मौलिक, मौलिक का मतलब यह होता है कि जिसमें कोई बनावट नहीं, जो रियल है, बस इतना आपका दिमाग में रखना है। जो मौलिक है माने रियल है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। अब एक एक रचना पर चलते हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। अब देखिए, वैदिक में वैद शब्द आया है, वेद शब्द। अब आप बताइए कि वेद जो हैं वो मौलिक हैं या काल्पनिक हैं। आप कहेंगे गुरुजी वेद तो मौलिक होता है। तो बस हमको इतना ही याद रखना है कि वेद हमारे रियल हैं, यानी कि मौलिक हैं, इसलिए इसमें वैदिक शब्द आया है, तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, यह भी रचना मौलिक हो जाएगी। विषस्य विषौषधम, अब ध्यान रखिएगा, विषस्य विषौषधम, जो विष होता है ये भी क्या होता है, मौलिक होता है, रियल होता है। जहर जो होता है इसमें ये मौलिक होता है, रियल होता है। ठीक है, प्रेम जोगिनी। अब स्वाभाविक है कि बहुत सारे लोग प्रेम में जोगी बन जाते हैं। आप मीरा को देख लीजिए, जिसमें भी रियल बात है, मौलिकता है, ये झूठ बात नहीं है, तो ये भी आपकी मौलिक होगी। चंद्रावली, चंद्रावली क्या है, जो चांद है, चांद की जो रोशनी है वो भी एकदम मौलिक है, उसमें कुछ भी काल्पनिक नहीं है, तो चंद्रावली भी हो गई। भारत दुर्दशा, अब भारत की दुर्दशा अंग्रेजों ने किया था, इसमें भी कोई झूठ नहीं है, ये भी बात मौलिक है। ठीक है, नील देवी, अंग्रेज भारत के ऊपर आए और उन्होंने जबरदस्ती भारत को दबाव डाला कि आप लोग नील की खेती करिए, तो ये भी एकदम वास्तविक है, मौलिक घटना, इसमें भी कुछ काल्पनिक नहीं है। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी क्या है कि भारत में जब अंग्रेज आए उस समय क्या था कि सभी तरफ अंधेर नगरी मची थी। सही बात है, जमींदार अपने तरह से लूट रहे थे, सभी लोग सेठ साहूकार महाजन अपने तरह से लूट रहे थे, तो चारों तरफ अंधेर नगरी मची थी। भारत में स्थिति थी, मौलिक है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। सती प्रताप, भारत में सती प्रथा थी और सती को बहुत प्रतापी माना जाता था, यह भी बात हमारी रियल है, इसमें भी कोई मौलिक बात है, यानी ये बात झूठ नहीं। अब यहां हमको क्या करना है कि कोई ट्रिक नहीं याद करना है, कोई भी ट्रिक नहीं याद करना, केवल हमको इनसे कोरिलेट कर लेना है कि हाँ ये चीजें रियलिस्टिक हैं, ये चीजें वास्तविक हैं, ये सारी चीजें मौलिक होती हैं। ठीक है, अब ये मौलिक रचनाएं आपको अपने आप जो है याद हो गई। अब हम कहां चलते हैं, अनूदित रचनाओं पे चलते हैं। अनूदित रचनाएं, अनूदित रचनाओं में जैसे रत्नावली, रत्नावली। अब आप सब जो है सभी लोग रत्न पहने होंगे या पहनते होंगे या रत्न के विषय में जानते होंगे। अब जैसे मैंने एक रत्न पहना है, दो रत्न पहना है, तो रत्न क्या होते हैं, ये नकली भी रत्न होते हैं, यानी सारे रत्न जो होते हैं वो असली नहीं होते हैं। यानी रत्न क्या होते हैं, असली के साथ नकली भी होते हैं। ये आप देखें तो उपरत्न होते, ज्यादातर लोग नकली ही पहनते हैं।
तो रत्नावली यहां पर हो गया, यानी रत्न जो होता है आप ऐसा याद रखेंगे कि इसका अनुदित का मतलब इसका कॉपी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कॉपी इसका बनाया जाता है। तो रत्नावली क्या हो गई? अनुदित नाटक हो गया। पाखंड, पाखंड विडंबन जो है, विडंबन, अब देखिए जितना पाखंड होता है उसमें क्या होता है? बनावट होती है, यानी कि वो मौलिक नहीं होता। जितना पाखंड होता है वो सब नकली होता है। तो पाखंड विडंबन भी क्या हो गया? 1868 की रचना हो गई, और यह भी क्या है? अनुदित रचना है। सॉरी 1872 की हो गई, 1872 की हो गई। विद्या सुंदर, विद्या, अब देखिए विद्या एक सुंदर लड़की है, इसमें मजाक से इस बात को याद रखेंगे कि देखिए जो विद्या सुंदर लड़की है, भाई अब कौन सी लड़की सुंदर है उसकी फोटो देख के नहीं पता चल सकता, और ना ही उसको रियल में देख के पता लग सकता है। यही बात लड़कों के साथ भी है, वो भी बढ़िया खूब फिल्टर करते हैं और लड़के भी मेकअप करते हैं। तो लड़के लड़कियों को आजकल आप नहीं देख के जान सकते कि कौन सुंदर है, यानी ये भी क्या है? अनुदित बात है, ये भी क्या है? रियल बात नहीं है। तो विद्या सुंदर भी क्या हो गया? इनका जो हो गया अनुदित नाटक हो गया। धनंजय विजय, धनंजय विजय, आप कहें कि धन से सबको जीत सकते हैं, यह भी कोई रियल बात नहीं है, यह भी अनुदित बात है। तो धनंजय विजय, धन से सबको आप जीत नहीं सकते हैं, 1873, ये भी हो गया। फिर इनकी रचना आती है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, यानी जो है मुद्रा से आप राक्षस बनाएंगे, रुपयों से किसी को राक्षस बनाएंगे तो वो रियल राक्षस नहीं बनेगा, ठीक है, वो घोचू टाइप का राक्षस बनेगा। यानी पैसे से अगर राक्षस बनाएंगे नहीं बन पाएगा, अंदर से राक्षस रहेगा तभी बन पाएगा, यानी ये भी कोई रियल बात नहीं है। मुद्रा राक्षस भी क्या हो जाएगा? 1878 की रचना है, और यह भी क्या हो गई? एक अनुदित रचना। फिर आता है दुर्लभ बंधु, कौन सी रचना आ गई? दुर्लभ बंधु, ठीक है। अब जितने भी दुर्लभ बंधु होते हैं, ठीक है, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है और विलियम शेक्सपियर की रचना थी। तो दुर्लभ बंधु जो है, जितने भी दुर्लभ बंधु होते हैं वो सब क्या होते हैं? काम पड़ने पे कोई भी बंधु साथ नहीं देता है, चाहे वो दुर्लभ वाले हो कैसे भी हो, वो काम पड़ने पे आपका साथ नहीं देते हैं, ठीक है, मित्र ही साथ देता है आपका। दुर्लभ बंधु अगर आ गया तो ये भी मौलिक नहीं है, अनुदित है। तो ऐसे याद रखिएगा कि बंधु जो है वो समय पे काम नहीं देते हैं आपको, इसलिए दुर्लभ बंधु भी क्या हो गया? इनकी अनुदित रचना हो गई, यह मौलिक रचना इनकी नहीं होगी। अब इसी तरह से देखिए कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, एकदम इसको भी हम दैनिक जीवन से जोड़ेंगे। आप देखिए जो कपूर आजकल आपको चढ़ाने के लिए मिलता है, आरती के लिए मिलता है, ठीक है, अब उस कपूर को आप देखिए तो एकदम बेकार होता है, घटिया, जलता ही नहीं है, इतना नकली कपूर। यानी कपूर, कर्पूर मंजरी जो है यह 1875 की रचना है, और यह भी आप कह सकते हैं कि मौलिक रचना नहीं है। फिर सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र, आज की दुनिया में कोई भी हरिश्चंद्र नहीं है, सब एक से बढ़ के एक झूठे पड़े हैं, यानी ये भी आपकी मौलिक रचना नहीं है। सत्य हरिश्चंद्र 1875, यानी कि चंडकौशी की रचना का ये अनुवाद है। भारत जननी, भारत जननी, अब इस पर भी बड़ा विवाद है, आप जानते हैं, भारत माता को लेकर 1877 की रचना है। तो अभी संसद में कहता है कि भारत माता है कि भारत पिता है, इसको लेकर बड़ा विवाद रहता है। तो भारत जननी है, भारत माता है या भारत पिता है, इसको लेकर भी बड़ा विवाद रहता है, यानी इस पर भी विवाद है, प्रश्न चिन्ह है, इसका मतलब यह भी मौलिक नहीं है। तो भारत जननी होती कि नहीं होती, इस पर भी बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा इस पे भी समस्या रहती है। अब आप देख लिए, तो ये सारी रचनाएं जो हो गई, इसको हमने केवल इमेजिनेशन पावर से, जो अनुदित रचनाएं हैं, जो मौलिक रचनाएं हैं, उसको हमने इमेजिनेशन पावर से क्या किया? यहां पर याद करने का प्रयास किया, और वो हमेशा के लिए सारी रचनाएं हमारी याद हो गई, ठीक है। तो अब यहां पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के सारे नाटक हम लोगों ने देख लिया। अब इनके नाटकों का जो विभाजन है वह भी पूछा जाता है कि जो इनके नाटक हैं वो किस किस दृष्टिकोण से उसको हम विभाजित कर सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो नाटक हैं उसको किस तरह से विभाजित कर सकते हैं। इसमें कौन सी ऐसी रचनाएं हैं भारतेंदु की जो आख्यान काव्य हैं? कई बार पूछा गया है कि कौन सी रचनाएं इनकी आख्यान काव्य के अंतर्गत आती हैं। आख्यान के अंतर्गत जैसे एक विद्या सुंदर है,
विद्या सुंदर इनका आख्यान नाटक है। रत्नावली और दुर्लभ बंधु, ये 3 रचनाएं जो हैं वो आख्यान नाटक हैं। ठीक है, इसके अलावा धार्मिक नाटक इनके कौन कौन से हैं? तो धार्मिक नाटकों में एक नाटक आता है जहां नाम ही इसका ऐसा है, पाखंड विडंबन। ये नाटक किस प्रकार का हो जाता है? इस नाटक में आपके धार्मिकता का वर्णन है। राष्ट्रीयता, भारत जननी और भारत दुर्दशा। अब ये दोनों नाटक किस तरह के हैं? यह देशभक्ति से संबंधित नाटक है। एक नाटक इनका अनुदित है और एक नाटक कैसा है? इनका मौलिक नाटक है। ठीक है, इसी तरह से राजनैतिक नाटक कौन कौन से इन्होंने लिखे हैं? तो राजनैतिक नाटक अगर बात करें तो राजनैतिक नाटक, राजनीतिक नाटक, 2 नाटक इनके मिलते हैं, विशेष विशोषधम और मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम और विशस्य विशोषधम, तो ये 2 नाटक इनके मिलते हैं जो आपके राजनीतिक दृष्टिकोण से मिलते हैं। ठीक है, 2 नाटक इनके राजनीतिक तरीके से मिलते हैं। अब यहां एक चीज और पूछा जाता है कि इनके अपूर्ण नाटक कितने हैं? यहां से एक चीज और पूछा जाता है कि इनके अपूर्ण नाटक कौन से? भारतेंदु जी के अपूर्ण नाटक कौन कौन से? ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखिए, अपूर्ण नाटकों की बात करें तो इनका एक नाटक है प्रवास। प्रवास नाटक है जो 1868 में इन्होंने लिखा, वो अपूर्ण रह गया। इसके अलावा इनका रत्नावली नाटक है जो भी अपूर्ण रह गया। नव मल्लिका जो इनका नाटक है ये प्रकाशित ही नहीं हो पाया, ये अप्रकाशित नाटक है। इस नाटक की प्रकृति क्या है? यह अप्रकाशित नाटक है। इसी तरीके से मृच्छकटिकम शूद्रक वाला जो नाटक था, यह भी नाटक इनका किस तरह से है? अप्रकाशित रह गया। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी जो नाटकों की प्रकृति है, यानी किस शैली में और किस तरह से नाटक लिखे गए, यह भी आपको जानना चाहिए। जैसे इनका नाटक कौन कौन सा है? तो नाटक में प्रवास, विद्या सुंदर, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, नौ मल्लिका और मृच्छकटिकम, ये जो नाटक हैं साथियों इनके, यह नाटक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, दूसरा बात करें नाटिका इन्होंने कौन कौन से लिखा है, कौन सी रचनाएं इनकी नाटिका श्रेणी में आती हैं? तो एक रत्नावली है जो नाटिका है इनकी। इसके अलावा श्री चंद्रावली है, यह भी इनकी नाटिका है। और प्रेम जोगिनी जो कि इनका मौलिक नाटक है। अब टेस्ट भी कर लेते हैं, जैसे इन रचनाओं को मैंने आपको बताया था कि कैसे याद करना है। तो देखिए, जैसे रत्नावली है तो रत्न मौलिक नहीं होते हैं, उपरत्न भी होते हैं, यानी कि अनुदित है। श्री चंद्रावली, चांद की रोशनी क्या होती है? रियल होती है, चांद वास्तविक है, तो ये मौलिक नाटक हो गया। प्रेम जोगिनी, प्रेम में लोग जोगिनी बन जाती हैं, ये भी सत्य है, ये भी मौलिक हो गया। तो इस तरीके से आप इसका टेस्ट भी कर सकते हैं, जो ट्रिक मैंने आपको बताया था। तो ये नाटिका हो गई। इसके अलावा देखिए प्रहसन, प्रहसन में क्या क्या लिखा है? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी क्या है? अभी मैंने बताया भारत में अंधेर नगरी मची थी, मतलब रियल है, यानी कि मौलिक नाटक है। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, वैदिक हिंसा, हिंसा
न भवति। तो हम लोगों ने क्या ट्रिक बताया था कि वेद, यहां वैदिक में वेद शब्द है और वेद क्या होते हैं, रियल होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये मौलिक रचना हो गई। तो ये प्रहसन के अंतर्गत दो आ गए। इसके अलावा उन्होंने लिखा है गीत रूपक, नाटकों के अंतर्गत उन्होंने गीत रूपक लिखा है। ठीक है, नील देवी, नील देवी और सती प्रताप। तो इसको ट्रिक से देखते हैं। देखिए भारत में सती प्रथा है, ये मौलिक बात है। नील देवी, भारत में अंग्रेजों ने जबरदस्ती क्या किया, नील की खेती करवाई थी, ये भी मौलिक बात है। तो दोनों इनकी, दोनों गीत रूपक मौलिक रचनाएं हो गई। ठीक है, लास्य रूपक, लास्य रूपक, अब लास्य रूपक कैसे इनका रचना है, भारत दुर्दशा। ठीक है, भारत दुर्दशा। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, भारत की दुर्दशा वास्तव में हुई थी, यानी ये मौलिक रचना हो गई, लास्य रूपक रचना हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं एक पात्रीय जो नाटक होता है उसको भाण कहते हैं। तो इसमें कौन सी रचना है, विशस्य, विषस्य विषौषधम। अब विष क्या होता है, वास्तविक होता है, भाण रचना है, एक पात्री नाटक होता है, तो विष वास्तविक होता है यानी मौलिक रचना हो गई यह भी, विषस्य विषौषधम। ठीक है, इसके अलावा नाट्य गीत इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, नाट्य गीत लिखा है। नाट्य गीत कौन सा लिखा है, भारत जननी, भारत जननी। अब देखिए इस पर विवाद मचा हुआ है कि भारत माता है कि भारत पिता है, भारत माता की जय कहें या न कहें, मतलब ये इस पे विवाद है, यानी कि ये मौलिक नहीं है। तो भारत जननी भी क्या हो गया, नाट्य गीत है, तो यह एक मौलिक नाटक नहीं, अनुदित नाटक हो गया। व्यायोग जो इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, धनंजय, धनंजय विजय, धनंजय विजय। तो यह भी किस तरह का नाटक है, तो यह भी अनुदित नाटक हो गया। सट्टक, सट्टक इन्होंने एक लिखा है। सट्टक क्या है, कर्पूर मंजरी। अब इसको कैसे हम लोगों ने याद किया था, आजकल जो भी कपूर मिल रहा है वो नकली मिलता है, जलता ही नहीं है, यानी नकली यानी कि अनुदित है, मौलिक नहीं है। तो सट्टक रचना के अंतर्गत हम किसको रख लिए, हमारा कर्पूर मंजरी हो गया। ठीक है, तो यहां आप देखिए तो हम आसानी से बहुत बढ़िया से हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से इनके नाटकों को हमें याद रखना है। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो आप लोगों को नहीं आई होगी। अब हम ये प्रयास करेंगे कि जितनी भी इस तरह की रचनाएं हैं सभी रचनाओं को हम लोग एक एक वीडियो में बना के कर लें। ठीक है, सुबह शाम में मुझे जब भी फुर्सत मिलेगी मैं इस तरह का वीडियो लेकर आऊंगा, और भी जो नाटक हैं सभी नाटकों किस तरह से हल करवाऊंगा। जब एक बार आप नाटक पढ़े रहते हैं तो कोई प्रश्न आता है तो आप सॉल्व कर लेते हैं, और बिना नाटक पढ़े हुए अगर उसका फैक्ट आप पढ़े रहते हैं तो हमेशा दिमाग से स्किप हो जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूं। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, यूजीसी नेट के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। साथियों हमारा नंबर नोट लीजिएगा, हमारा नंबर है 9828959237। ठीक है, तो पुनः आपसे मुलाकात होगी एक और रचना के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कल रात को 10:10 पर टीचर्स एकेडमी पर आपसे मुलाकात होगी एक और बढ़िया मजेदार टेस्ट पेपर के साथ। थैंक यू।